All right. Yes, sir. Today we will start with Yes. this new topic, fluid mechanics. Yes, sir. और जैसे तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स को अपन 4 सेक्शंस में पढ़ेंगे, 4 सब टॉपिक्स। तो पहला सब टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब जिस भी वेसल के अंदर फ्लूइड रहेगा, उस वेसल के रिस्पेक्ट में अपन फ्लूइड को इक्विलिब्रियम पे मानेंगे। फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा होगा, रेस्ट पे रहेगा। स्टैटिक्स का मतलब वही होता है। देन सेकंड सब टॉपिक होगा फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें अपन फ्लोइंग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो उस पर क्या क्या थियोरीज अपन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में अपन फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे। फिर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब उसमें फ्लूइड का फ्रिक्शन भी आ जाएगा, लिक्विड्स आपस में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे। एंड फाइनली सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, इसको भी अपन एंड में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फ्लूइड स्टैटिक्स। एक सेकेंड। सो फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा? फ्लूइड स्टैटिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the mechanics of fluids that does not move with respect to the container. कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड्स रेस्ट पे रहेगा। सबसे सिंपल एग्जांपल, किसी भी कंटेनर पे लिक्विड भर दो तो लिक्विड स्टेशनरी रहेगा ना, कंटेनर के रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं करेगा। तो ऐसे लिक्विड्स के लिए अपन फ्लूइड स्टैटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। डेंसिटी का मतलब समझते हो सब लोग? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम और इसका यूनिट्स Yes, sir. केजीज पर मीटर क्यूब होगा। और स्पेसिफिक वेट को अपन क्या डिफाइन करते हैं? स्पेसिफिक वेट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका यूनिट्स न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। रिलेटिव डेंसिटी मतलब, रिलेटिव डेंसिटी हमेशा अपन पानी के रिस्पेक्ट में मेजर करते एट 4 डिग्री। तो किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि एक रेशियो है तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, इट विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और वैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा? अगेन इट्स अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द सब्सटेंस टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। और क्योंकि ये भी एक रेशियो है तो इसका भी यूनिट्स कुछ भी नहीं होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा। और न्यूमेरिकली रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दोनों एक ही होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती। ओके, ऑब्वियस ही बात है ना, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी में अपन स्पेसिफिक वेट का रेशियो ले रहे हैं। स्पेसिफिक वेट मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट तो मास के ही प्रोपोर्शनल होता है। तो सवाल में अगर बाई चांस तुम्हें कभी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दो वर्ड्स दिखाई दे तो इनका मतलब सेम तुम मान सकते हो। डेफिनेशन वाइज अलग होता है मगर वैल्यू वाइज दे आर सेम। ओके, तो ये बेसिक वैल्यू वाइज इक्वल कैसे हो जाए? क्या बोल रहे हो? वैल्यू वाइज इक्वल कैसे हो जाए? देख, रिलेटिव डेंसिटी अपन क्या डिफाइन करते हैं? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रो सब्सटेंस अपॉन रो वाटर। रो सब्सटेंस क्या होगा? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। Yes, sir. और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस। स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस मतलब ये होगा वेट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, तो वो ये होगा। तो तुझे दिख रहा है यहाँ पे जी के टर्म्स कैंसिल होकर न्यूमेरिकली ये मुझे सेम वैल्यू दे देगा जो ये वाला इक्वेशन दे रहा है। Yes, sir. ओके, इसको नोट कर लो जल्दी से। मैं तुम लोग को 1-2 दिन में इसके कंबाइंड नोट्स भी भेज दूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे। तो तुम्हारे सामने लेक्चर से पहले ही तुम्हारे सामने नोट्स रहेंगे नेक्स्ट टाइम से। तो अपन नेक्स्ट टाइम से जो नोट करने का टाइम है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। विल दैट बी ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ पे अपन ने 3 चीजें डिफाइन की है, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनके बस फॉर्मूलेस लिखे। लिखे हो जाए तो बता देना मुझे, फिर अपन अगले स्लाइड पे चलेंगे।
सर इसमें नोट क्या करना है सर, ये पूरा जो भी है वो सब? नहीं, पूरा तुम सेंटेंस वाइज नोट मत करो, बस ये फॉर्मूलेज लिखो। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम। ओके, ओके ये सारी ओके। चीजें नोट कर लो। ओके चलो डन। सर वो आप लास्ट पेज का मैप दिखा सकते हो क्या? हाँ देखो, अभी के लिए तुम ये वाला हेडिंग डाल दो। अपन जो पढ़ रहे हैं ना अभी वो फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट है। ओके थैंक यू सर। खाली फ्लूइड स्टैटिक्स हेडिंग डाल दो, उसके आगे की जो सब टॉपिक्स है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है डन सर। ओके चलो। देखो अभी किसी मिक्सचर का अगर तुम्हें डेंसिटी निकालना हो, अगर मान लो दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं और मिक्सचर का डेंसिटी चाहिए, तो उसका भी अपन रिजल्ट इजीली निकाल सकते हैं। मान लो अगर लिक्विड के मासेस गिवन है m1 m2 और उनके डेंसिटीज गिवन है ρ1 ρ2, तो उनको सर मिक्स करने सर पर। एक सेकंड सर, लास्ट का स्लाइड दिखाएंगे जस्ट फॉर सेकंड सर। श्योर श्योर देख लो। यस सर डन। डन ओके। सो यहाँ पे दो लिक्विड्स का मासेस m1 m2 है और उनका डेंसिटीज ρ1 ρ2 है और उसको अपन मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने पर जो मिक्सचर का डेंसिटी होगा वो मिक्सचर का टोटल मास अपॉन मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम। मिक्सचर का टोटल मास तो m1 प्लस m2 होगा और जो पहला लिक्विड है उसका वॉल्यूम अपन ρ1 अपॉन m1 लिख सकते, नहीं सॉरी m1 अपॉन ρ1 लिख सकते। यस। और जो दूसरा लिक्विड है उसका वॉल्यूम अपन m2 अपॉन ρ2 लिख सकते। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v1 प्लस v2, मतलब m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2। तो टोटल वॉल्यूम के बजाय ये लिख दो, तो इससे तुम्हें मिक्सचर का डेंसिटी मिल जाएगा राइट। और दो के बजाय अगर मल्टीपल लिक्विड्स को मिक्स करें तो उन सबको अपन ऐड कर देंगे सेम फॉर्मेट में। ओके तो इस वाले एग्जांपल में, एग्जांपल 1 में हमें मासेस पता थे m1 m2 और डेंसिटीज पता थे राइट। और इन दोनों की मदद से अपन ने मिक्सचर का डेंसिटी निकाल ली। फिर सेकेंड एग्जांपल में अपन को वॉल्यूम्स पता है, v1 v2 दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम्स पता है और दोनों का डेंसिटी पता है। और ऐसे केस में अगर मुझे मिक्सचर का डेंसिटी निकालना हो तो अगेन फॉर्मूला तो सेम रहेगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। बट टोटल मास विल बिकम इक्वल्स टू m1, m1 मतलब ρ1 v1 प्लस m2 मतलब ρ2 v2 एंड अपॉन टोटल वॉल्यूम मतलब v1 प्लस v2। और अगर मल्टीपल लिक्विड्स हुए तो इन सबको ऐड कर देंगे। समझा ये दोनों कैटेगरीज, दोनों केसेस मिक्सचर का डेंसिटी निकालने के लिए। यस सर। यस सर। तो ये फॉर्मूलेस नोट कर लो दोनों केसेस के लिए, केस 1 एंड केस 2। इसको भी तुम्हें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तुम्हें बस डेंसिटी इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम वो पता होना चाहिए राइट। ये नोट कर लिया सबने? ओके इस पे फिर कुछ एग्जांपल्स।
तुम बाद में ट्राई कर लेना, ये एग्जांपल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। और एग्जांपल का जो रिजल्ट आएगा ना, अगर तुम उसको नोटिस करोगे तो ये स्टेटमेंट का भी तुम खुद से मतलब फिगर आउट करने की कोशिश करना। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड कंपेयर टू दैट व्हेन इक्वल मासेस आर मिक्स्ड। इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तुम एग्जांपल सॉल्व करो, उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करके तुम ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर इन अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे अपन प्रेशर की एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, राइट। और सबसे पहले मुझे बताओ, प्रेशर खुद वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर क्वांटिटी होगा कि स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। और कोई आंसर्स? सबको लग रहा है वेक्टर ही होना चाहिए या किसी का और भी कोई आंसर है? प्रेशर एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है, ये गलत सोच है। प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट्स होता है न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, मगर ये खुद स्केलर है। प्रेशर, फोर्स और एरिया, इन तीनों पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन कोई बता सकता है मुझे? प्रेशर, फोर्स और एरिया। Force is equal to pressure into area. फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे फोर्स जो है, दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा होता है उसका अपन डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं, मगर प्रेशर का खुद का कोई डायरेक्शन नहीं। ओके, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना। और जो एरिया है वो अपन कौन सा एरिया लेते? एक्सपोज्ड Cross एरिया। section. एक्सपोज्ड एरिया, जिस भी एरिया पे अपन प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान ले एक कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ, ओके। तो लिक्विड के अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना हो तो पॉइंट 1 पे प्रेशर की एक वैल्यू अपन असाइन कर सकते हैं, राइट। पॉइंट 1 पे एक प्रेशर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बट ये प्रेशर किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा वो तो सरफेस पे डिपेंड करेगा कि अपन कौन से सरफेस पे, सॉरी नॉट प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? अपन कैसा सरफेस ले रहे हैं। अभी मुझे बताओ, तुम जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम में भी प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes, Yes, sir. प्रेशर, कौन सा प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है? So atmospheric. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। तो सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे आसपास, जितने जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट पे अपन लगभग सेम प्रेशर मान सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁵ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। अभी अगर मैं तुमसे पूछता कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मुझे बताओ मेरा सवाल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? क्या मेरे सवाल का आंसर देना पॉसिबल होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नहीं, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस पे अपन फोर्स निकाल रहे हैं। तो अगर मान लो मैं तुमसे पूछता कि तुम्हारे रूम का जो सीलिंग है, ऊपर वाला जो पार्ट है, उस पे फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होता है बताओ? तुम्हारे सीलिंग पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स कहाँ लग रहा होता? Upwards. इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड्स। तो बेसिकली जो भी एक्सपोज्ड एरिया होगा, मान लो पॉइंट 1 के नियर बाय में मैं एक ऐसा एक्सपोज्ड एरिया ले रहा हूँ, ये वाला, तो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है उसके वजह से जो फोर्स होगा वो एक्सपोज्ड एरिया के नॉर्मल लग रहा होगा, इस तरीके से। दिस इज द फोर्स। Force due to pressure at any point is normal to the exposed area. तो वैसे ही तुम्हारे रूम के फ्लोर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स है वो नीचे लग रहा होगा, दीवारों पे भी उसके नॉर्मल लग रहा होगा, राइट। तो इस फोर्स का डायरेक्शन होगा, प्रेशर का खुद का कोई डायरेक्शन नहीं। तुम्हारे सर पे भी एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, तुम्हारे सर का जो एक्सपोज्ड एरिया है उस पे वो फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, राइट। सो ये स्टेटमेंट को पढ़ो। अ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट, it will exert a force perpendicular to any surface which is in contact with the fluid. तो अगर मैं सरफेस एरिया ऐसा ले रहा हूँ तो उसकी वजह से जो फोर्स है वो उसके नॉर्मल आइदर राइट या फिर लेफ्ट में लग रहा होगा। और फ्लूइड की वजह से ये जो फोर्स लग रहा है इसको अपन थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स ऑफ अ लिक्विड। और अगर कोई भी लिक्विड रेस्ट पे है और अगर अपन सरफेस एरिया डीए ले ले
तो सरफेस एरिया डीए पे जो फोर्स लग रहा होगा DF1, उसको अपन सिंपली प्रेशर टाइम्स डीए लिख सकते, या फिर प्रेशर को अपन DF1 अपॉन डीए लिख सकते। समझा ये सबको? यस सर। प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या होते हैं ये सबको ऑलरेडी पता है। एसआई में अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल्स लेते, या फिर एटीएम में भी लिख सकते हैं। 1 एटीएम अप्रोक्सीमेटली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। टू बी मोर प्रिसाइज 1.013 इंटू 10⁵ होता है। और जो 1 बार है, बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 बार जो है वो एग्जैक्टली 10⁵ होता है, राइट। और प्रेशर का एक और यूनिट होता है जिसको अपन बोलते हैं टॉर। 1 टॉर इज 1 mm ऑफ Hg कॉलम। मर्क्यूरी के हाइट के फॉर्म में भी अपन प्रेशर मेजर कर सकते हैं ना, ये सबको पता होगा, अपन ने केटीजी में भी पढ़ा था इसको। तो यू कैन एक्सप्रेस प्रेशर इन सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, टॉर, बार, एटीएम, पास्कल्स, न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ओके। अर्थ का जो प्रेशर है उसमें स्लाइट चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, बट ऑन एन एवरेज अपन इसकी ये वैल्यू ले लेते हैं सी लेवल पे। और ये सारे पॉइंट्स भी अपन समझ चुके हैं अभी। जब भी लिक्विड रेस्ट पे होगा तो फोर्सेस, लिक्विड की वजह से जो भी फोर्सेस होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर। और लिक्विड ऑलवेज exerts force perpendicular to the surface of the container at every point। और जो आखिरी स्टेटमेंट है ये वाला, the free surface of the liquid rests such that the net force is perpendicular to it। The reason for this is that liquid cannot resist any tangential force। ये वाले स्टेटमेंट को मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये प्रेशर वाले थियोरी को नोट डाउन कर लो। मैंने मैंने जो यहाँ पे हाथ से लिखा है तुम वो सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हो। प्रेशर इज अ स्केलर, न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट्स होगा। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, और फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एक्सपोज्ड एरिया। कुछ पूछना है बता, बोलो। तो ये रेड में आज लिखा ना, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस? Which one? Force due to pressure is normal to expose. I'm not getting that. Force due to pressure Is normal to the exposed area. हाँ देख, जो भी एरिया होगा, जैसे देखो ये एग्जांपल समझ में आता है। मैंने जो रूम का एग्जांपल दिया था, तुम्हारे रूम पे जो सीलिंग होगा उस पे प्रेशर कौन से डायरेक्शन पे लग रहा होगा? Upward. वर्टिकली अपवर्ड्स लग रहा होगा। वर्टिकली अपवर्ड्स क्यों बोल रहे? क्योंकि सीलिंग का जो एरिया होगा, सीलिंग का जो सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड्स ही होगा ना। ऊपर की तरफ का जो डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा जो प्रेशर की वजह से फोर्स है, अगर मान ली ये दीवार है, ये एक वॉल है, और यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है, तो इस लिक्विड की वजह से जो दीवार पे फोर्स लग रहा होगा वो इस दीवार के परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से। So basically this force because of pressure is always perpendicular or normal to this exposed area। समझा अभी? और ये फोर्स का नेचर कैसा होगा? ये फोर्स पुश करेगा या पुल करेगा? प्रेशर की वजह से जो भी फोर्स होगा वो कैसा नेचर का होगा? पुशिंग और पुलिंग? Pushing. इट विल बी पुशिंग। वो अपने से दूर पुश करने की कोशिश करेगा। समझा अभी? Yes, sir. Thanks, sir. और सर हम लोग का एमटी का डेट शायद चेंज है, इट्स नॉट शायद 23rd है। कब है फिर? व्हाट इज द रिवाइज्ड डेट? दिस और 23rd ऑफ मे सर। 23rd ऑफ मे। ओके ठीक है। सर फ्लूइड मैकेनिक्स बड़ा चैप्टर है क्या बहुत? हीट एंड थर्मो जितना बड़ा नहीं है मगर फिर भी काफी बड़ा है।
जो आखिरी पॉइंट है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, वो अभी मत लिखो। सर ये नोट का पार्ट ही लिखना है ना सर? क्या बोल रहे हो? ये नोट का जो है सेक्शन वही लिखना है ना? हाँ, खाली इतना पार्ट लिख लो मैंने जो हाथ से लिखा हुआ है। बाकी की चीजें जो प्रिंटेड है वो तुम बाद में खाली रीड कर सकते हो, सेम चीज एक्सप्लेन की होगी। ठीक है और सर। ये यूनिट्स के बारे में लिख लो, 1 ATM, 1 बार, 1 टॉर, ये सब का मतलब तुम्हें पता सर होगा। लिख लिया सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। डन सर। हाँ तो अभी देखो जो आखिरी स्टेटमेंट है इसका, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो किसी भी सरफेस पे जब कोई फोर्स लग रहा होता है ना, अगर मान लो लिक्विड के सरफेस पे मैं एक एंगल पे फोर्स लगाता हूँ, लिक्विड या फिर पहले किसी भी जनरल सरफेस की बात करते हैं, किसी भी जनरल सरफेस पे अगर मान लो ये सरफेस का नॉर्मल है और इस पे एक मैं एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस फोर्स को मैं नॉर्मल और पैरेलल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? F cos थीटा, सर एफ कॉस थीटा। और पैरेलल कंपोनेंट होगा F sin थीटा। और ये जो सरफेस है जिसपे ये फोर्स लग रहा है उसका एरिया मान लेते हैं A। तो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसके करस्पॉन्डिंग अपन एक नॉर्मल स्ट्रेस डिफाइन करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में भी अपन ने हीट एंड थर्मो में पढ़ा था, याद है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नहीं, शायद शियर स्ट्रेस नहीं पढ़ा था, बट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस तो पढ़ा था ना अपन ने, स्ट्रेस स्ट्रेन। Yes, sir. और उसकी वैल्यू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया होती थी, F cos थीटा अपॉन एक। ओके, वैसे ही शियर स्ट्रेस जो होता है एक और टर्म में डिफाइन कर रहा हूं, शियर स्ट्रेस इज पैरेलल फोर्स, द फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और स्ट्रेस के कैलकुलेशन में ये जो मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, ये कौन से फोर्सेस है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। ये डायग्राम से एक्सटर्नल दिख रहा है, मगर अपन ने याद है डिफाइन जब किया था तब अपन ने इंटरनल फोर्स की बात की थी। मतलब अंदर से भी एक F cos थीटा फोर्स जनरेट हो जाएगा इसको रोकने के लिए, इस एलिमेंट को रोकने के लिए, और यहाँ से भी एक F sin थीटा फोर्स जनरेट हो जाएगा, राइट? तो अपने यस कैलकुलेशन सर। अपन ये इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं, जो मैंने रेड में मार्क किए हुए ये दोनों इंटरनल फोर्सेस है। अभी इमेजिन करो कि एक लिक्विड का सरफेस है। लिक्विड, अपन जो लिक्विड्स की बात करते हैं इस चैप्टर में अपन आइडियल लिक्विड्स अज्यूम करने वाले। वी अज्यूम दैट आइडियल लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आइडियल लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब मुझे बताओ उनका डेंसिटी कांस्टेंट लेंगे कि वेरिएबल लेंगे? अगर मैं इसको कंप्रेस कर ही नहीं पा रहा हूँ तो डेंसिटी भी लगभग कांस्टेंट ही मान सकते हैं ना। डेंसिटी यस इज सर। कांस्टेंट फॉर आइडियल लिक्विड्स। constant तो ऐसे सिचुएशन में ये जो फोर्स है F, इसको अगर मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व करूं, F cos थीटा और F sin थीटा, तो जो F cos थीटा वाला पार्ट है, क्या ये वाला पार्ट लिक्विड को कंप्रेस कर पाएगा नीचे? नहीं। ऐसे इमेजिन करो कि लिक्विड के ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है, तो अगर तुम लिक्विड को नीचे पुश भी करोगे तो लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा, वो अंदर से F cos थीटा फोर्स को जनरेट कर देगा, राइट? नॉर्मल डायरेक्शन में वो फोर्स को बेयर कर पाएगा। मगर मुझे बताओ अगर तुम लिक्विड के सरफेस के पैरेलल अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या उस फोर्स को लिक्विड रेजिस्ट कर पाएगा? लिक्विड के पैरेलल अगर तुम किसी कुछ फोर्स अप्लाई करते हो तो वो लिक्विड के सरफेस पे स्मूथली ग्लाइड कर जाएगा ना। पैरेलल डायरेक्शन में लिक्विड कोई भी फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब मुझे बताओ लिक्विड्स के लिए कौन से स्ट्रेस को जीरो मानना चाहिए, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस? लॉन्जिट्यूडनल। longitudinal लॉन्जिट्यूडनल तो नॉर्मल डायरेक्शन का है ना यार, नॉर्मल डायरेक्शन में तो लिक्विड फोर्स जनरेट कर पा रहा है, बट पैरेलल डायरेक्शन में क्या वो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर पाएगा?
हाँ सर। किसी लिक्विड के सरफेस पे ऐसे इमेजिन कर कि ये जो तूने फोर्स F अप्लाई किया, तो इसका F cos थीटा तो लिक्विड ने बैलेंस कर दिया, राइट? बट इसका जो F sin थीटा है, दिस फोर्स कैन नॉट बी बैलेंस्ड। लिक्विड यहाँ पे F sin थीटा अप्लाई नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स किसी भी लिक्विड के सरफेस के लिए जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या होना चाहिए? जीरो। और ये अपन कैसे लिक्विड्स की बात करें? आइडियल लिक्विड्स। यहाँ पे अपन विस्कोसिटी जीरो मान रहे। आइडियल लिक्विड्स मतलब विस्कोसिटी, ये सब की बात अपन बाद में करेंगे। विस्कोसिटी इज लाइक फ्रिक्शन इन लिक्विड्स, तो उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। बट आइडियल लिक्विड्स के लिए अपन जीरो मान सकते हैं। ओके, शेयर स्ट्रेस भी इसका जीरो होगा। अगर शेयर स्ट्रेस जीरो करना है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ लिक्विड का जो सरफेस है वो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड। अगर वो सरफेस के, ये जो सरफेस है, अगर वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होता तो नेट फोर्स का एक पैरेलल कंपोनेंट आ जाता। नॉर्मल सिचुएशन में मुझे बताओ लिक्विड का सरफेस कैसा होता है? अगर तुम एक ग्लास में पानी भर दो तो उस पानी का सरफेस कैसा होगा नॉर्मल सिचुएशन में? इंक्लाइंड होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होगा। अगर मान लो वो इंक्लाइन होता तो क्या दिक्कत आ जाती? किसी भी लिक्विड पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा होता है? अगर मान लो मैंने ग्लास के अंदर पानी भर के रखा, ये ग्लास को मैंने पानी से पूरा भर दिया, तो इस पानी पे एक्सटर्नली क्या फोर्स लग रहा होगा? उसका वेट, यस और नो? यस। और उसके वेट का डायरेक्शन कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? अगर मान लो हाइपोथेटिकली मुझे पता नहीं था कि सरफेस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और मैं हाइपोथेटिकली इसका कुछ भी इंक्लिनेशन अज्यूम कर लूं, लेट्स से मैंने इसका थीटा इंक्लिनेशन अज्यूम कर ली, ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो ऐसा करने पर mg का एक नॉर्मल कंपोनेंट mg cos थीटा और एक सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट भी आ जाता mg sin थीटा। बट हमारे थियरी के अकॉर्डिंग क्या लिक्विड के सरफेस के पैरेलल कोई भी फोर्स हो सकता है? नो। अगर लिक्विड के सरफेस के पैरेलल कुछ फोर्स आ जाता, दैट मींस शेयर स्ट्रेस नॉन जीरो हो जाता। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई हम हमेशा बोलेंगे कि जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा, इस केस में नेट फोर्स mg लग रहा है, जो भी लिक्विड पे नेट फोर्स लग रहा होगा उसका जो सरफेस है वो हमेशा उसके नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। समझा ये थियरी? नेट फोर्स सर अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। बताओ क्या कंफ्यूजन है? सर आप ये डायग्राम नहीं समझ रहा है। अच्छा देख, ये डायग्राम में जो ब्लैक पोर्शन है मैं वो इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड। ऐसे मान के चल कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लिक्विड का जो सरफेस है वो कैसा हो गया? इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन हो गया। एक्चुअल में हुआ नहीं है, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर इंक्लाइन होता तो क्या दिक्कत होती। अगर वो इंक्लाइन हो गया होता तो जो mg होगा, mg का कंपोनेंट लिक्विड के सरफेस के पैरेलल भी आ जाता ना। तुझे दिख रहा है Yes, ये वाला sir. जो mg sin थीटा है, दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यस सर। और लिक्विड के सरफेस के पैरेलल अगर एक कंपोनेंट आ रहा है तो शेयर स्ट्रेस इसका नॉन जीरो हो जाता ना। क्या ये लिक्विड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को झेल पाएगा? तुम खुद से इमेजिन करो, प्रैक्टिकली इमेजिन करो कि तुम किसी लिक्विड के सरफेस के पैरेलल अगर एक फोर्स लगा रहे हो तो क्या तुम्हें कोई भी रेजिस्टेंस मिलेगा? क्या लिक्विड का सरफेस तुम्हारे फोर्स को रेजिस्ट कर पाएगा? नो सर। अगर तुम नॉर्मली अप्लाई करते हो, अगर मान लो इस ग्लास के ऊपर तुम एक पिस्टन से इसको ढक दो और इस पे तुम बहुत ज्यादा हाई फोर्स अप्लाई कर दो, नॉर्मली 1000 न्यूटन किया तो भी चलेगा, तो इसको तो वो रेजिस्ट कर लेगा ना नॉर्मल डायरेक्शन में, अज्यूमिंग कि पानी यहाँ से लीक नहीं हो रहा, तो ये कॉम्प्रेस नहीं होगा, ये नॉर्मली फोर्स को अप्लाई कर पाएगा। मगर अगर तुम पैरेलल डायरेक्शन में अप्लाई करते हो तो उसको तो वो नहीं झेल पाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके सर। राइट? तो इसलिए लिक्विड का जो सरफेस है वो हमेशा अपने आप को कैसे अलाइन करेगा? तुम्हें ये थियरी याद रखना, द सरफेस ऑफ लिक्विड विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। नॉर्मल सिचुएशन में नेट फोर्स क्या लग रहा होता है? सिर्फ mg डाउनवर्ड्स,
एक्सटर्नल फोर्स लिक्विड के ऊपर खाली उसका वेट ही लग रहा होता है ना नॉर्मल सिचुएशन में, तो Yes. इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में सरफेस हमेशा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। समझा अभी ये लॉजिक? सर Yes, sir. हाँ बताओ। सर ये फोर्स उसके नॉर्मली क्या और मतलब ये जो mg sin थीटा लग रहा है पैरेलली, हाँ वो लगे या ना लगे शेयर स्ट्रेस तो जीरो ही होने वाला है ना, आपने बोला। शियर स्ट्रेस आइडिया- जीरो होगा, आइडिया- इसीलिए तो ये mg sin थीटा नहीं लगना चाहिए ना, पैरेलल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होना नहीं चाहिए। अगर पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट हुआ तो लिक्विड उसको झेल नहीं पाएगा, तो क्या उस सिचुएशन में लिक्विड स्टेडी स्टेट में रह पाएगा, बैलेंस स्टेट में रह पाएगा? ऊपर भी तो था पैरेलल लग रहा था ना, तो भी जीरो था शेयर स्ट्रेस किधर? ऊपर के एग्जांपल में। हाँ तो ऊपर के एग्जांपल में अगर तुम फोर्स ऐसा लगा रहे, देख ऊपर के एग्जांपल में इसको छोड़ दे, इसको मत पढ़। ऊपर के एग्जांपल में बस मैं तेरे को खाली शियर स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इनमें फर्क बताने की कोशिश कर रहा था। ये वाला डायग्राम रिफर कर ले। मैंने कोई भी एक जनरल सरफेस लिया, यहाँ पे मैंने लिक्विड का सरफेस नहीं लिया, कोई भी एक जनरल सरफेस ले लिया, तो उसमें लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में देखो फर्क समझ में आ गया, राइट? तो अपन ने क्या डिसाइड किया, लिक्विड के लिए शियर स्ट्रेस जीरो होगा, क्योंकि लिक्विड शियर में कोई भी फोर्स ले नहीं पाएगा पैरेलल में। यस सर। दैट मीन्स अगर तू कोई भी रैंडम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, लेट मी क्लैरिफाई दिस बिलो, अगर तू कोई भी रैंडम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है तो क्या उस केस में लिक्विड का सरफेस हॉरिजॉन्टल रह पाएगा? ये गलत होगा, दिस इज रॉन्ग डायग्राम। अगर तू नेट फोर्स लिक्विड पे ये देख पा रहा है एफ नेट, तो लिक्विड का सरफेस भी एफ नेट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा लिक्विड का सरफेस। ऐसा कैसे हो जाएगा सर अपना? मैं बताऊंगा, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में दूंगा उसके भी तुम्हें बाद में, बट अभी के लिए इस थियोरी को समझ लो। मुझे बता कि अगर तू एक लिक्विड को एक्सेलरेटिंग व्हीकल में ले जाता है, ऐसे इमेजिन करके एक वेसल है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, और इस वेसल को अगर तू राइट में एक्सेलरेट करवा रहे, तेजी से मूव करवा रहे, तो तू विजुअलाइज कर पा रहे, तेरा इंट्यूशन देखो ये बोल पा रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा इसका सरफेस, यस सर। तो पॉसिबल है ना ऐसा भी होना। यस और सर। कितना इंक्लिनेशन होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट पहले मैं जो तेको थियोरी समझा रहा हूँ वो तेको समझ में आ रहा है। एक सिंपल सा थियोरी मैं तेको समझा रहा हूँ कि जो भी लिक्विड पे नेट फोर्स लग रहा होगा, सरफेस कैसा हो जाना चाहिए, हमेशा उस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर। तो तेरा जो डाउट था कि यहाँ मुझे पे, अभी भी ये डाउट है कि एक सेकंड सुन ले मेरी बात, एक सेकंड सुन ले। तेरा जो डाउट था मैं समझ गया तेरा क्या डाउट है। तेरा यही डाउट था ना कि यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ साइन थीटा भी लग रहा है और एफ कॉस थीटा भी लग रहा है, तो यहाँ पे तो शियर स्ट्रेस जीरो नहीं है, तो भी लिक्विड का सरफेस ऐसे रह पा रहा है, यही डाउट है ना तेरा? तो सर मेरा मतलब ये डाउट है कि फोर्स तो लग सकता है ना पैरेलल, पर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। फोर्स अगर लगेगा भी पैरेलल तो लिक्विड का सरफेस रीअसाइन कर लेगा ना अपने आप को। लिक्विड का जो सरफेस है वो अपने आप को कैसे रीअसाइन कर लेगा, रीअलाइन कर लेगा, फोर्स के परपेंडिकुलर। यस दीपक बता। सर वो जो ये ऊपर वाला डायग्राम है उसमें आपने फोर्स बताया है, तो उसमें आपने सर सरफेस को परपेंडिकुलरली शिफ्ट। एक बार वापस बोलो, ये वाले डायग्राम में, इसमें तुम्हारी आवाज बीच में वाला नहीं सर, जिधर आपने लिखा ना उसके जो किधर? सर जिधर आपने लिखा है विस्कोसिटी इज इक्वल टू 0, उसके राइट ये वाला में डायग्राम? जो डायग्राम है हाँ बताओ इसमें क्या डाउट है। सर, इसमें फोर्स तो लग रहा है, पर उसमें सर इसमें सरफेस हमने परपेंडिकुलरली शिफ्ट नहीं किया। हाँ तो मैं वही तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि ये डायग्राम गलत है। ये डायग्राम में दिस सरफेस कैनॉट रिमेन हॉरिजॉन्टल, कैनॉट रिमेन हॉरिजॉन्टल। शियर स्ट्रेस जीरो अगर होना है
तो अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल रहता तो फिर नॉन जीरो शेयर स्ट्रेस आ जाता ना, एफ साइन थीटा को उसको रेजिस्ट करना पड़ता। तो अगर मुझे शेयर स्ट्रेस जीरो करवाना है तो सरफेस कैसा हो जाएगा, इसका सरफेस जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज द करेक्ट सरफेस का अलाइनमेंट। समझा? जो भी समझा नेट सर। होगा सरफेस हमेशा उसके परपेंडिकुलर असाइन कर देगा। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल जब मैं तुम्हें दूंगा ना, तुम्हें अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। अभी के लिए प्लीज इस थ्योरी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो कि कभी भी किसी भी लिक्विड पे जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा, लिक्विड का जो सरफेस है वो हमेशा उस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर अपने आप को अलाइन कर लेगा। सर उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्योंकि लिक्विड का सरफेस शेयर स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा। तो अगर वो शेयर स्ट्रेस झेल नहीं सर पाएगा थैंक यू। तो सरफेस को परपेंडिकुलर अलाइन होना ही पड़ेगा। अगर वो परपेंडिकुलर अलाइन नहीं होता तो फोर्स का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस भी आ जाता, जो कि शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करने की कोशिश करता। मगर क्या लिक्विड शेयर स्ट्रेस झेल पाता? क्या वो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर पाता अपने अंदर? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर आइडियल लिक्विड्स। So that's the reason that the surface of the liquid will always align perpendicular to the net force. ये क्लैरिटी आ रही है सबको? अभी समझ में आ रहा है? सर यस सर। यस बताओ। सर फोर्स लगने के बाद वो परपेंडिकुलर हो जाएगा उससे। हाँ, फोर्स लगने के बाद परपेंडिकुलर हो जाएगा उससे। सर अपोजिट में अगर वही फोर्स लगा तो कैसे हो जाएगा? कैसे भी डायरेक्शन में फोर्स लगने थे, जो भी तेरा नेट फोर्स लग रहा होगा, लिक्विड का सरफेस हमेशा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो फोर्स का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस आ जाता ना, यस सर। तो वैसा करना पॉसिबल हेलो नहीं, सर। लिक्विड का सरफेस परपेंडिकुलर हो जाता। ओके, यस बताओ। और सर मतलब जब शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा ना फोर्स हाँ, है। अगर शेयर स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी अगर जीरो नहीं है तो फिर वो परपेंडिकुलर होना कंपलसरी नहीं है। बट यहाँ पे अपन आइडियल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। आइडियल लिक्विड्स में होगा ही नहीं विस्कोसिटी, ना परपेंडिकुलर, थोड़ा तो एंगल डिफरेंस होगा ही ना। कौन से केस के लिए बोल रहे हैं? और जब शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा तभी। हाँ, तो मैं एग्री कर रहा हूँ ना, अगर शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा तब कुछ एंगल हो सकता है। ओके सर। ठीक है, ये लिख लो जल्दी से सब लोग। एक सेकंड में स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। विजिबल है सबको? जो लिखा है वो ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना? सर एकदम थोड़ा जूम कर दो। हाँ, एक सेकंड। ठीक है अभी? यस सर। शेयर स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या फर्क है, पहले ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो। उसके बाद आइडियल लिक्विड्स के ये अजम्पशंस लिख लो। आइडियल लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो उसका डेंसिटी कांस्टेंट होगा, विस्कोसिटी जीरो, shear stress zero, and surface of liquid will be perpendicular to the net force. ये 4 पॉइंट्स लिख लो आइडियल लिक्विड्स के लिए। और सरफेस ऑफ द लिक्विड नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनमें से कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लो नेट फोर्स और सरफेस को बनाते हुए। दैट्स इट।
डन सर। ओके चलो। पास्कल्स लॉ आई थिंक ये सबने पढ़ा होगा स्कूल में, एक बार वापस देख लेते। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट in an enclosed liquid, if pressure is changed at a point, it is transmitted equally in all the directions without being diminished in the magnitude. सबको ये कॉन्सेप्ट तो याद है, किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर ρgh से बढ़ जाता है। मान लो कोई भी लिक्विड है और इस लिक्विड में अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, 0.1 और 0.2, और दोनों के बीच में h हाइट का डिफरेंस है, तो 0.2 को अपन क्या लिखेंगे? 0.2 का जो प्रेशर है वो 0.1 का प्रेशर प्लस ρgh होगा। ये थियरी याद है सबको? यस यस सर। नाउ पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? अगर मान लो मैं किस लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को बढ़ा दूं, अगर मान लो मैं किसी तरह 0.1 का प्रेशर इंक्रीज कर दूं, तो मैं जिस भी अमाउंट से 0.1 का प्रेशर इंक्रीज करूंगा उसी अमाउंट से 0.2 का भी प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि 0.2 का प्रेशर तो 0.1 पे ही डिपेंड कर रहा है। तो उसी लॉजिक से लिक्विड में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का भी प्रेशर उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो अगर तुम किसी भी एक पॉइंट का प्रेशर चेंज करते हो तो बाकी सब पॉइंट्स का भी प्रेशर उतने ही अमाउंट से चेंज हो जाएगा। जैसे ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में यहाँ पे 0.1 लिया हुआ है और यहाँ पे 0.2, दोनों के बीच में h हाइट का फर्क है। और इसके ऊपर अगर मैं एक वेट रख दूं, m मास का मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं, तो 0.1 पे जो प्रेशर है वो अभी बढ़ जाएगा ना। कितने से बढ़ेगा? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं a मानूं तो इस वेट की वजह से mg फोर्स अभी एक्स्ट्रा लग रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए 0.1 का जो प्रेशर है उसमें जो इंक्रीमेंट है वो mg/a का आया होगा। याद है अपन ये थियोरी भी थर्मो में पढ़ा था, पिस्टन्स वाले क्वेश्चन में। सो बेसिकली प्रेशर ऑफ 0.1 increases by this amount, increases by mg/a, तो बाकी सारे पॉइंट्स का भी प्रेशर उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा। समझा पास्कल्स लॉ? यस सर। तो इक्वेशन क्या होगा? इनिशियली 0.1 का प्रेशर PATM के इक्वल था और 0.2 का प्रेशर P1 प्लस ρgh, मतलब PATM प्लस ρgh। जब m मास रखा तो 0.1 का प्रेशर PATM प्लस mg/a हो गया, तो 0.2 का प्रेशर भी mg/a से बढ़ गया होगा। दोनों में प्रेशर्स का जो डिफरेंस होगा वो h ρg होगा। ये इक्वेशन हमेशा सही होगा। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा था P2 इक्वल्स टू P1 प्लस ρgh, ये तुम हमेशा लिख सकते हो। ओके, पास्कल्स लॉ भी नोट डाउन कर लो जल्दी से। डन? वन मिनट सर। ओके ठीक है।
Done, sir. और चलो इसके एप्लीकेशंस देखो क्या क्या होंगे। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुमने कार के गैरेजेस में देखा होगा, हैवी कार्स को लिफ्ट करने के लिए ये मैकेनिज्म अपन यूज करते हैं। तो इस मैकेनिज्म में ये डायग्राम देखो, डायग्राम के लेफ्ट एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो छोटा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पिस्टन अटैच्ड है A1 एरिया का, और डायग्राम के राइट में बड़े एरिया का पिस्टन अटैच्ड है, लेट्स से A2। ओके, और जो बड़ा वाला एरिया है उसके ऊपर अपन कार को लिफ्ट करवाना चाहते हैं। ओके, तो उसको लिफ्ट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाई किया। तो F1 फोर्स अप्लाई करने पर अगर तुम ये वाले पॉइंट को देखते हो, पॉइंट वन पे जो प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा अपन बोल सकते हैं वो F1/A1 का होगा। पॉइंट वन पे प्रेशर इतने से बढ़ जाएगा, तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पे भी प्रेशर इतने से ही बढ़ना चाहिए, राइट। और पॉइंट टू पे अगर प्रेशर डेल्टा P2 से बढ़ गया तो पॉइंट टू पे जो फोर्स जनरेट होगा, एक्स्ट्रा फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर एट पॉइंट टू टाइम्स पॉइंट टू वाला एरिया विच इज A2। तो 2 के वहां पे जो फोर्स F2 जनरेट हो रहा होगा कार को लिफ्ट करवाने के लिए, वो A2/A1 टाइम्स F1 आ जाएगा। और इस इक्वेशन से तुम देख पा रहे हो ये फोर्स मुझे ज्यादा मिल रहा होगा, यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई करने के बावजूद तुम्हें राइट में ज्यादा फोर्स मिल पा रहा है क्योंकि A2 A1 से बड़ा है। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, समझो। We can lift heavier cars by applying smaller force by making A2/A1 larger. Okay, सर हाँ बताओ। P1 एंड P2 इक्वल कैसे आया? P1 और P2 इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं, डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2 इक्वल बोल रहा हाँ हूँ। डेल्टा P1 तो इक्वल कैसे है? पास्कल्स लॉ में अपन ने पढ़ा था ना पिछले स्लाइड में, किसी भी एक पॉइंट का अगर प्रेशर कुछ अमाउंट से बढ़ता है तो बाकी सारे पॉइंट्स का भी प्रेशर उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। यस यस सर, यस सर। और इनफैक्ट अगर तू देख पा रहा है कि 1 और 2 अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे और सेम लिक्विड पे, तो अपन ने हीट एंड थर्मो में सीखा था ऐसे केसेस में पॉइंट्स 1 और 2 का प्रेशर भी सेम होता है। यस सर, ओहो ओके ओके इस सर, लॉजिक से भी बोल सकते हैं। ओके, सर हाँ बोलो। F2 इज इक्वल्स टू डेल्टा P2 क्या आएगा कि P2 आएगा सिर्फ? F2 को मतलब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स की बात कर रहा हूँ, जो F1 फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो फोर्स F2 जनरेट हुआ ना उसकी बात कर रहा हूँ। यस सर, हाँ। तो दैट विल बी इक्वल्स टू जो एक्सेस प्रेशर आ रहा है दैट इनटू एरिया। ठीक है, कंफ्यूजन को ऑलरेडी पहले भी तो रहेगा ना सर? टोटल प्रेशर भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें टोटल प्रेशर से डील करना है तो तुम्हें टोटल फोर्स मिल जाएगा, तो वैसे भी तुम कर सकते हो। अगर मैं टोटल प्रेशर लिखता, मुझे बता टोटल प्रेशर में क्या लिखता, P1 क्या होता? P1 जो है वो PATM प्लस F1/A1 होता, यस सर। और P2 भी P1 के इक्वल हो जाता क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो F2 क्या होता फिर? P2 टाइम्स एरिया, राइट। यस सर। P2 टाइम्स एरिया मतलब PATM टाइम्स एरिया प्लस F1 A2/A1। तो यहाँ पे F2 A2/A1 वो एक्स्ट्रा फोर्स है ना, PATM टाइम्स एरिया तो बाहर से भी लग रहा था, तो मैंने जो नीचे रेड में लिखा हुआ है वो मैं खाली एक्सेस की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा। अगर तेरे को टोटल से डील करना है तो तू फिर ये कंसिडर कर सकता है जो मैंने ऊपर लिखा। समझ में आ रहा है दोनों में फर्क? हाँ।
डन सर। ओके ओके चलो इस पे देखो एग्जांपल्स। ये वाले एग्जांपल में जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें अपन 20 न्यूटन फोर्स 60 डिग्री एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं और राइट वाले पार्ट पे F फोर्स वर्टिकली अप्लाई कर रहे हैं और एरियाज A1 और A2 दिया हुआ है और सवाल में पूछा है कि ये F की वैल्यू क्या होनी चाहिए। What force F must be applied to the massless piston of area A2 if the level of water in both the tubes is at the same horizontal level। तो अगर दोनों ट्यूब्स में पानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो हम बोल सकते हैं दोनों पे प्रेशर सेम होना चाहिए। ये 0.1 और ये 0.2 इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होना चाहिए। 0.1 का जो प्रेशर है वो PATM प्लस 20 का वर्टिकल कंपोनेंट 20 cos 60 अपॉन A1 होगा और 0.2 का प्रेशर कितना होगा PATM प्लस F अपॉन A2। तो PATM कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करके तुम्हें F की वैल्यू मिल जाएगी। राइट आसान सवाल है, इसको बाद में खुद से ट्राई करना। देखो ये वाले सवाल में दोनों ट्यूब्स में पानी का लेवल सेम नहीं। सर 1 मिनट लास्ट पेज। हाँ बताओ कुछ पूछना है इसमें तुम्हें? तो सर वो एक बार देखने का था एक बार। देख लो देख लो। ओके सर। डन। यस सर। ऑलराइट ये भी वैसा ही टाइप का एग्जांपल है। इसमें भी दोनों साइड्स के एरियाज गिवन है और यहाँ पे हैवी मास को रखा हुआ है, हैवी ब्लॉक को रखा हुआ है। तो जो लेफ्ट वाला पानी है वो थोड़ा ऊपर चला गया होगा। तो अभी हमें पता लगाना है कि हाइट डिफरेंस क्या है। अभी लेफ्ट वाले पे अपन ने कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया, कुछ फोर्स अप्लाई करते तो अपन सेम लेवल पे रख पाते हैं ना। तो अगर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो अभी अगर मुझे हाइट का पता लगाना है कि कितना हाइट पानी राइज किया होगा तो देखो मैं ये दो पॉइंट्स को चूज कर सकता हूँ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अगर मैं यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0.2 चूज कर रहा हूँ तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा। P1 विल बी इक्वल टू P2 राइट। और P1 को मैं लिख सकता हूँ PATM प्लस ρGH क्योंकि 1 के ऊपर H हाइट का लिक्विड है तो P1 को मैं PATM प्लस ρGH लिख सकता हूँ और P2 को PATM प्लस M मास की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो mg/A2 होगा। तो यहाँ पे भी PATM कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर तुम्हें हाइट डिफरेंस H की वैल्यू मिल जाएगी। समझो ये पास्कल्स लॉ के ऊपर आसान सवाल है। ओके ऐसे टाइप के सवाल भी कर सकते हैं अपन जहाँ पे मल्टीपल लिक्विड्स हो। यहाँ पे तुम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड पे जो दो पॉइंट्स है उसको चूज कर सकते हो। सवाल में कंडीशन क्या दिया हुआ है? A U-tube container contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury columns in the two arms are in level with 15 centimeters of water in one and 18.75 centimeters of methylated spirit in the other. तो मर्क्यूरी का लेवल सेम है ये दिया हुआ है। मतलब ये वाला जो सरफेस है मर्क्यूरी का और ये वाला जो सरफेस है वो सेम लेवल पे होंगे। तो इन सरफेसेस के ऊपर अगर मैं पॉइंट्स को ले लूं 0.1 एंड 0.2 इन दोनों का प्रेशर भी अपन सेम मान सकते हैं। 0.1 पे जो प्रेशर है वो PATM प्लस ये पानी का प्रेशर होगा और 0.2 पे जो प्रेशर है वो PATM प्लस ये स्पिरिट का प्रेशर होगा राइट। तो उससे तुम डेंसिटी ऑफ स्पिरिट निकाल सकते हो। सॉल्व हो जाएगा ये भी। यस सर। ऑलराइट तो ये क्वेश्चन भी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये ट्राई कर लेना खुद से। ये भी वैसी टाइप का क्वेश्चन है। अपन ने बैरोमीटर्स के बारे में पढ़ा था ना हीट एंड थर्मो में। यस सर। ये थियोरी भी एक बार रीड कर लो, कुछ नहीं समझा हो तो मुझे पूछ लेना नेक्स्ट टाइम। ये भी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके तो नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा तब इसको भी रीड कर लेना एक बार।
अच्छा, मैनोमीटर क्या होता है, ये सर, पढ़ा है एक इसके बारे में मिनट, तुमने? एक मिनट, स्क्रीनशॉट क्या लेना हो था गया मुझे, स्क्रीनशॉट लेना था। ये वाली स्लाइड पे? नो नो सर, इसके पीछे वाले। मैं तुम्हें नोट्स में भेज दूंगा, डोंट वरी, स्क्रीनशॉट्स नहीं लिया तो भी चलेगा, पीडीएफ्स सर में आप नहीं, आज ही लिख देने, आज ही भेज दोगे सर आप? आज ही भेज दूंगा मैं, लेक्चर के बाद 1 घंटे के अंदर मैं भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं ड्राइव पे अपलोड करता हूँ, ड्राइव का सबके पास एक्सेस है ना, हमारा जो ग्रुप है उसके ग्रुप डिस्क्रिप्शन को तुम देख लेना। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैं अभी एक्चुअली एक नया ड्राइव बनाने वाला हूँ, तो उसका लिंक भी मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वो रेफर कर लेना। ओके सर। मैनोमीटर के बारे में पढ़ा है तुमने कभी केमिस्ट्री वगैरह में? सर केमिस्ट्री में पढ़ा है। ऑलराइट, तो सबको पता होगा यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ये गैस है और इस गैस का अगर मुझे प्रेशर चाहिए तो इस गैस को अपन एक यूट्यूब से कनेक्ट करते और इस यूट्यूब के अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, राइट। तो गैस के प्रेशर की वजह से जो लेफ्ट वाला मर्क्यूरी है उसका लेवल थोड़ा नीचे चला जाता है और राइट वाले का थोड़ा ऊपर। तो अगर मुझे गैस का प्रेशर चाहिए तो अपन बस इन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर्स को इक्वेट कर सकते हैं। पॉइंट 1 का प्रेशर तो गैस के प्रेशर के इक्वल होगा क्योंकि डायरेक्टली गैस के साथ कनेक्टेड है, और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का प्रेशर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू PATM प्लस ρGH, राइट। यस इस सर। तरीके से अपन इस मैनोमीटर में बस हाइट डिफरेंस मेजर करके गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। ओके, सबको गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में फर्क पता है? एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड के अंदर, और गेज प्रेशर मतलब उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कितना एक्सेस प्रेशर है उसको अपन गेज प्रेशर बोलते हैं। ये नोट देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर इज टोटल प्रेशर जो अब तक अपन कैलकुलेट करते आ रहे हैं, उसमें PATM का भी टर्म आ जाता है, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, बट गेज प्रेशर में अपन PATM वाले टर्म को हटा देते। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन में मैंने जो P गैस निकाला है, ये P गैस गेज प्रेशर है कि एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट। करेक्ट, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। और इसका अगर मुझे गेज प्रेशर लिखना होता तो मैं खाली ρGH लिख देता, तो इसको मैं गेज प्रेशर बोल देता, राइट। समझ में आया दोनों में फर्क? यस सर। ओके, ये नोट्स भी तुम बाद में लिख लोगे, तुम्हें ऑलरेडी पता है ना ये, इसको भी तुम बाद में नोट डाउन कर लेना। ये कुछ एग्जांपल्स भी मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आसान सवाल है ये सर। अच्छा, अगर मान लो ट्यूब इंक्लाइंड हो तो प्रेशर के कैलकुलेशन में अपन उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे हमेशा। ओके, ऐसे टाइप के सवाल भी अपन ने KTG में पढ़े थे, तो इसको भी ट्राई कर लेना, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा KTG का। और फ्लूइड्स में भी ऐसे टाइप के सवाल आ सकते हैं। याद है सबको ऐसे टाइप का सवाल देखा था अपन ने? यस सर। ऑलराइट, सो ये ट्राई करना। अभी नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखो अपन ने क्या सीखा अब तक, प्रेशर जो है किसी भी डेप्थ में वो तो खाली हाइट पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड एंड नॉट ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे डायग्राम में तुम्हें जो 3 टाइप्स के कंटेनर्स दिखाई दे रहे, इन तीनों के शेप्स अलग अलग है, राइट। बट तीनों में जो लिक्विड भरा हुआ है वो सेम हाइट तक भरा हुआ है, H हाइट तक। तो मुझे बताओ तीनों कंटेनर्स के बॉटम पे, इन बॉटम मोस्ट पॉइंट्स पे अगर मैं पॉइंट 1, 2 और 3 ये नाम दे दूं, तो इन तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। सेम। इन तीनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर है उसको अपन PATM प्लस ρGH लिख सकते हैं ना, फॉर ऑल द 3 पॉइंट्स सेम ही होगा ना तीनों पे। बट सर सबका क्रॉस सेक्शन अलग है ना। क्रॉस सेक्शन अलग है, करेक्ट। तो इस थियरी में अपन उसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेशर है वो सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा ना, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर है, इन तीनों एग्जांपल्स में मैं पॉइंट A का रेफरेंस ले सकता,
इन तीनों एग्जांपल्स में पॉइंट ए का प्रेशर तो PATM ही होगा ना, और मैंने Yes, जो sir. 3 पॉइंट्स मार्क किए हुए इन सबका डेप्थ पॉइंट ए से H ही है। तो पिछले 2 स्लाइड्स में अपन ने जो थियरी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इन तीनों पॉइंट्स का प्रेशर मैं ए का प्रेशर प्लस ρGH लिख सकता हूँ ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। Yes, sir. तो इस चीज का ध्यान रखना, शेप से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें खाली हाइट देखना होता है। तो तीनों केसेस में प्रेशर सेम होगा, और अगर तीनों केसेस में प्रेशर सेम है और अगर मैं तीनों केसेस का बेस एरिया भी सेम मान लूं, दैट इज अज्यूम दैट ये तीनों केसेस में ये वाला जो बेस एरिया जिसको मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, इन सबका एरिया सेम मान लेते। तो अगर प्रेशर भी सेम और एरिया भी सेम, इसका मतलब इन तीनों लिक्विड्स ने बेस के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई किया होगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, force exerted by liquid on base of the container कितना होगा बताओ? प्रेशर इनटू एरिया। Area. अगर एरिया में ए मान लूं, और इस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा ये भी तुम बता सकते हैं मुझे? So vertically downwards. वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि बेस का जो एरिया है उसके नॉर्मल में वो फोर्स अप्लाई करेगा ना। प्रेशर की वजह से जो भी फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सपोज्ड एरिया होता है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये फोर्स लग रहा होगा, और तीनों केस में लिक्विड ने सेम फोर्स अप्लाई किया होगा, राइट? बट मुझे बताओ कि क्या तीनों केसेस में लिक्विड का वेट सेम है? No, sir. अगर मैं तुम्हें वेट्स को कंपेयर करने को बोलूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस में, कौन से केस में वेट सबसे ज्यादा होगा और कौन से केस में वेट सबसे कम होगा? हाइट सेम है और बेस एरिया सेम है, मगर सेकंड केस में तुम्हें दिख रहा है लिक्विड ज्यादा भरा हुआ है, क्योंकि सेकंड केस में कंटेनर फैल रहे ऊपर से। सेकंड केस में कंटेनर का जो ऊपर वाला पार्ट है, अच्छा ये जो ए है वो एरिया वाला ए नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये मैंने पॉइंट के लिए मार्क किया था, तो इसको मैं पॉइंट क्यू नाम दे देता हूँ। एरिया अपन बेस का सेम मान रहे, तो तुम देख पा रहे हो वेट ऑफ 2 इज मोर देन वेट ऑफ 1, और 3 का वेट सबसे कम होगा। ये सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो? Yes, sir. तो यहाँ पे तुम्हें पैराडॉक्स दिखाई दे रहा होगा, वेट्स के अलग होने के बावजूद कंटेनर के बॉटम पे तीनों लिक्विड सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट? इसका रीजन क्या होगा अभी उसको समझते। अगर मान लो तीनों केसेस में मैं लिक्विड्स का FVD बनाऊं, खाली लिक्विड वाले पार्ट का, ये जो लिक्विड है उसका अगर मैं FVD बनाऊं, तो इस लिक्विड पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? कंटेनर के जो साइड वॉल्स है वो लिक्विड पे इस तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, और तुम देख पा रहे हो कंटेनर के साइड वॉल्स के फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे इस केस में, केस 1 में। और अगर लिक्विड ने कंटेनर पे PA फोर्स नीचे लगाया तो अपन बोल सकते हैं कंटेनर ने लिक्विड पे सेम PA फोर्स ऊपर लगाया होगा। दिस इज बाय कंटेनर ऑन द लिक्विड, क्योंकि अपन लिक्विड का FVD बना रहे। ये बात समझ में आ रही? Yes, sir. और लिक्विड का वेट भी नीचे लग रहा होगा। फर्स्ट केस में लिक्विड का वेट कितना लग रहा होगा? लेट्स से W1। तो फर्स्ट केस में PA और W1 बैलेंस कर जाएंगे एक दूसरे को, ये इक्वेशन आ जाएगा अपने पास। बट सेकेंड केस में तुम देख पा रहे हो कंटेनर के जो साइड वॉल्स है वो वर्टिकल नहीं है, दे आर इंक्लाइंड। तो सेकेंड केस में कंटेनर के जो साइड वॉल्स है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, वो इसके परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी होगा। और कंटेनर का जो बॉटम है बेस, वो सेम PA अप्लाई कर रहा होगा कि अलग? बेस पे तो लिक्विड्स ने तीनों केस में सेम अप्लाई किया था, तो कंटेनर्स भी लिक्विड पे सेम PA अप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ रही? Yes, sir. और लिक्विड का वेट इस केस में भी नीचे लग रहा होगा, तो यहाँ पे मैं वेट को W2 मान लेता हूँ। कंटेनर के जो साइड वॉल्स है इनका जो फोर्स है, अगर मैं इनके कंपोनेंट्स लूँ तो तुम देख पा रहे हो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो रहे, बट वर्टिकल में कंपोनेंट्स बच रहे।
अगर मैं वॉल्स का फोर्स Fw मान लेते हैं कि कंटेनर के वॉल्स ने मिला के लिक्विड पे Fw फोर्स ऊपर लगा है। Fw इज द फोर्स exerted by walls on the liquid in the second case. फर्स्ट केस में Fw कितना था? फर्स्ट केस में वॉल्स ने मिला के ओवरऑल कितना फोर्स लगाया था लिक्विड पे? 0। बट सेकंड केस में ये नॉन जीरो हो जाएगा। तो सेकंड केस में इक्वेशन क्या आएगी? सेकंड केस में Fw और Pa ये दोनों मिलके W2 को बैलेंस कर रहे होंगे। ये समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर। तो अभी तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया अभी कि W2 ज्यादा होने के बावजूद वो बैलेंस क्यों हो पा रहा? नीचे का फोर्स तो सेम था Pa, इधर भी फर्स्ट केस में Pa खाली W1 वेट को बैलेंस कर रहा था, बट सेकंड केस में W2 बढ़ गया, बट नीचे वाले बेस ने तो अभी भी सेम Pa फोर्स अप्लाई किया। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो किसने अप्लाई किया होगा? कंटेनर के वॉल्स ने। समझा अभी? यस सर। तो बाय चांस अगर तुम्हें कंटेनर के वॉल्स का फोर्स निकालना हो तो तुम FVD बना के फोर्स इक्वेशन लिख के इस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हो। उसके एग्जांपल्स भी अपन देखेंगे बाद में। सिमिलरली थर्ड केस में भी लिक्विड के बॉटम ने, लिक्विड के बेस ने तो सेम Pa फोर्स अप्लाई किया और लिक्विड का वेट W3 नीचे लग रहा है। और इस केस में कंटेनर के जो वॉल्स है उनका इफेक्टिव फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा या नीचे की तरफ होगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो जाएगा। डाउनवर्ड तो इस केस में वॉल्स ने इफेक्टिवली डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया होगा बाय वॉल्स ऑन द लिक्विड। तो यहाँ पे फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? W3 प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल्स इक्वल्स टू Pa। ये तीनों केसेस समझ में आए सबको? यस सर। ये तीनों केसेस को नोट डाउन करो। सर हाँ बताओ। सर थर्ड केस में तो Pa ऊपर लग रहा है और Fw तो नीचे लग रहा है, तो सर वो Fw और W3 मिलके थोड़ा ज्यादा वेट नहीं हो जाएगा कंपेयर टू Pa? नहीं, W3 तो कम ही था ना, वैसे भी W3 तो कम ही था, सबसे कम था। ओके सर, समझ गया। समझा अभी? तो इसलिए Fw नीचे लग के उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है और Pa के इक्वल Yes, sir. बना रहा है ना? ओके। लेफ्ट में जो प्रिंटेड नोट्स है वो तुम बाद में खाली रीड कर लेना, सेम चीज एक्सप्लेन की हुई है इधर भी। तो मैंने जो राइट में हाथ से लिखा है वो चीजों को नोट डाउन कर लो। ऊपर डायग्राम बना लो तीनों कंटेनर्स का। डायग्राम के ऊपर वेट्स का इनइक्वालिटी लिख दो, नीचे का एरिया सेम ले लो और ये तीन सेपरेट केसेस को नोट डाउन कर लो। आदित्य कुछ पूछना है तुम्हें? बता। सर सर वो तीनों एग्जांपल में हर एक ऑब्जेक्ट के अपर पार्ट में प्रेशर डिफरेंट होगा ना फिर? कौन से पॉइंट पे प्रेशर? कहाँ पे? अपर पार्ट पे, मतलब बॉटम में नहीं, अपर पार्ट में। एक प्रेशर के लिए तो मुझे बस ये फॉर्मूला यूज करना है ना। तो एज लॉन्ग एज पॉइंट का डेप्थ सरफेस से सेम है तो प्रेशर सेम होगा। अगर तू अपर पार्ट में भी मान ले ये 3 पॉइंट्स ले रहे, पॉइंट A, B एंड C, और इन तीनों पॉइंट्स का तू डेप्थ सेम मान रहा है कि अलग मान रहा है? सेम सर, सेम। अगर डेप्थ सेम मानेगा तो प्रेशर सेम ही होगा ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। प्रेशर विल बी PATM प्लस रो जी इनटू व्हाटएवर द डेप्थ इज। तो अगर तू तीनों केसेस में सेम डेप्थ ले रहा है तो प्रेशर भी सेम ही आ जाएगा उन तीनों पॉइंट्स पे। तो मतलब ऑब्जेक्ट में कौन से भी पार्ट में प्रेशर सेम ही होने वाला है अगर हाइट सेम होगी तो? हाइट सेम होगी तो प्रेशर सेम ही होगा हमेशा, और लिक्विड ओके भी सर, सेम होना चाहिए, डेंसिटी भी सेम होना चाहिए, है ना? ओके। तभी। सर हाँ बताओ। सर इनका वॉल्यूम सेम होगा ना?
तू बता क्या होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड वेट इज mg। वॉल्यूम सेम थोड़ी होगा यार तीनों कंटेनर का, बेस एरिया डेंसिटी सेम है सेम होना चाहिए ना। और बीच वाला कंटेनर ऐसे फैल रहा है तो सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। मैंने वेट्स का ये जो सर लेकिन इनइक्वालिटी लिखा हुआ है वो वॉल्यूम्स के लिए भी तो एप्लीकेबल होगा। सर लेकिन वो तो फिर प्रेशर कैसे इक्वल होगा? क्या चीज? तो प्रेशर इक्वल कैसे हो गया? क्योंकि डेंसिटी तो चेंज जाएगा ना वॉल्यूम चेंज होने से। कैसी बात कर रहा है यार, डेंसिटी सेम, मैं सेम लिक्विड ले रहा हूँ ना तीनों के लिए, यस तीनों के लिए सेम लिक्विड ले रहा हूँ, बस उनका अमाउंट अलग अलग है ना। यस अमाउंट क्यों अलग अलग है वो समझ में आ रहा है? देखो कंटेनर क्योंकि बड़ा है सेकंड वाले का, यस दोनों तीनों का बेस एरिया सेम है। देख ज्योमेट्री को समझ तो इधर, ये बेस का जो एरिया है वो तीनों का सेम है। फर्स्ट केस में कंटेनर स्ट्रेट वर्टिकली जा रहे हैं, सेकंड केस में कंटेनर ऐसे फैल रहा है, तो सेकंड केस वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड भरा होगा, वॉल्यूम और वेट दोनों। और थर्ड में कंटेनर ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है तो थर्ड का वॉल्यूम सबसे कम होगा। यस सर तो वॉल्यूम और वेट्स दोनों के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी ना। यस सर और डेंसिटी, क्या वॉल्यूम के बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ता है? अगर मैं सेम लिक्विड ले रहा हूँ तो डेंसिटी तो सेम रहेगा ना। मैं एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ लिक्विड को, मैं एक्सपांड करके वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा, मैं अमाउंट ज्यादा डाल रहा हूँ तीनों में। और सेम Yes, टाइप sir. का लिक्विड है तो डेंसिटी तो सेम ही लेंगे ना तीनों। यस सर समझा अभी? ये लिख के हो गया सबका? इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स तुम बाद में ट्राई कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सॉल्यूशंस भी इसके नीचे ही है, तो पहले एक बार ट्राई करना और सॉल्यूशन बाद में रिफर करना। हाँ ये देख लो, इसमें नोट करना बाकी है क्या तुम लोग का? यस सर लास्ट। अच्छा लिख लो, लिख लो। सर आप वो नेक्स्ट पार्ट भी सिखाने वाले, वेरिएशन? कौन सा पार्ट? वेरिएशन आगे का या हो गया अभी? नहीं आज के लिए बस यहीं पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं अभी कुछ नया ओके थियरी नहीं पढ़ा रहा, बस मैं तुम्हें होमवर्क बता रहा हूँ, मैं क्या क्या क्वेश्चंस। ओके ओके सर, ओके ओके। ठीक है, ये लिख के हो गया। यस सर। तो ये सारे होमवर्क के क्वेश्चंस भी मैं आज के नोट्स में डाल दूंगा, तो प्लीज वो सब खत्म कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपना अगला लेक्चर कल सुबह ही है ना, तो कल सुबह यस तक सर। आज जो भी पढ़ा है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है चलो, बाय सर। चलो बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर।